हेलो दोस्तों, फिल्मसार हाजिर है एक सस्पेंस, थ्रिल और मिस्ट्री से भरी मूवी लेकर। 2003 में रिलीज हुई मूवी द रूम। क्या हो अगर आपको एक ऐसा कमरा मिल जाए जिससे आप जो मांगो आपको मिल जाए। जी हाँ, ऐसा ही एक कमरा एक कपल को मिलता है और उनका लालच बढ़ता ही जाता है। और फिर क्या होता है उनका अंजाम, आइए जानते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें एक यंग कपल से इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसमें लड़के का नाम मैट है और लड़की का नाम कैट है। मैट एक आर्टिस्ट है और कैट एक ट्रांसलेटर। वो दोनों अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं जो कि कंट्री साइड में है, जहाँ आसपास और कोई घर नहीं है। वो घर थोड़ा पुराना होता है और उसे थोड़ी रेनोवेशन की जरूरत होती है, तो दोनों बिना टाइम वेस्ट किए घर की रेनोवेशन में लग जाते हैं। इसी बीच मैट को एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसकी चाबी भी उन्हें सामान में मिल जाती है। फिर वो दोनों रूम को खोलते हैं। रूम को खोलते ही सारे घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं और अगले दिन वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। वो सब बेसमेंट में जाते हैं जो कि बड़ी ही अजीब सी जगह थी, जहाँ बस वायर्स ही वायर्स थी और दीवार के बीच में एक सर्कल था जिसमें 3 लाइट्स चल रही थी। इलेक्ट्रीशियन ने भी ऐसा सिस्टम पहली बार देखा था और ये उसकी समझ से भी बाहर था। जाते टाइम इलेक्ट्रीशियन मैट को बोलता है कि बड़ी ही हैरानी की बात है कि आपने ये घर खरीदा, क्योंकि बहुत सालों पहले इस घर में एक कपल का मर्डर हो गया था। ये बात सुनकर मैट थोड़ा परेशान हो जाता है और उसे इंटरनेट पर घर के बारे में रिसर्च करने लगता है, जिसमें उसे पता चलता है कि इस घर में रहने वाले कपल को एक लड़के ने मार दिया था। उस लड़के का नाम जॉन डो होता है और वो लड़का अभी भी मेंटल असाइलम में है। उनकी मौत के पीछे का कारण अभी तक किसी को पता नहीं चल पाया है। सीन रात में शिफ्ट होता है। मैट उसी रूम में बैठकर वाइन पी रहा होता है। उसकी वाइन खत्म हो जाती है और वो परेशान होते हुए सोचता है कि काश मेरे पास एक और वाइन की बोतल होती। इतना कहते ही लाइट फ्लिकर होने लगती है और अगले ही पल मैट के सामने एक वाइन की बोतल आ जाती है। ये देखकर मैट बहुत शॉक रह जाता है। अब सीन सुबह को शिफ्ट होता है, जहाँ कैट की आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि पूरे घर की लाइट्स फ्लिकर हो रही हैं और वो रूम की तरफ जाती है, जहाँ वो देखती है पूरा रूम कीमती चीजों से भरा हुआ था। ये सब देखकर कैट मैट से पूछती है कि ये सब क्या है, ये सब कहाँ से आया। इस पर मैट कहता है कि तुम एक विश मांगो। कैट मांगती है कि उसकी जॉब लग जाए, पर मैट उससे कहता है कि नहीं, तुम कोई चीज मांगो, जिस पर कैट बहुत सारे पैसे मांगती है और अगले ही पल बहुत सारे पैसे उनके सामने भी आ जाते हैं। ये देखकर कैट एकदम शॉक हो जाती है, लेकिन मैट उससे कहता है कि उन्हें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। इसके बाद तो बस वो दोनों रूम से कई सारी महंगी महंगी चीजें मांगते हैं, जैसे ड्रेसेस, डायमंड्स, ज्वेलरीज, वाइन, ड्रग्स और खूब सारे दिनों तक पार्टीज करते हैं, एंजॉय करते हैं, दुनिया के सारे ऐशो आराम में डूबे हुए होते हैं। वो रूम से इतना सारा पैसा मांगते हैं कि वो पैसों की दीवार खड़ी कर देते हैं। लेकिन ये सब कब तक चलता? वो थोड़े दिनों में सबसे बोर भी हो जाते हैं और केट काफी निराश रहने लगी थी। मैट एक दिन केट को रूम में ले जाता है और उसे बोलता है कि उन्हें फिर से एक बेबी की प्लानिंग करनी चाहिए। केट ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके पहली बार भी 2 मिसकैरेज हो चुके हैं और कैट दोबारा इस दर्द से और ट्रॉमा से नहीं गुजरना चाहती, इसलिए वो मैट से मना कर देती है। परेशान होकर मैट बाहर फ्रेश एयर लेने चला जाता है। मीनवाइल केट रूम में जाती है और रूम से एक बेबी मांग लेती है और रूम उसे एक बेबी दे भी देता है। जब मैट वापस आता है तो ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और कैट पर चिल्लाता है, इसका अंजाम हमें नहीं पता क्या हो सकता है। और वो दोनों रूम को वो बेबी वापस करने जाते हैं, लेकिन वो दोनों ही इमोशनली वीक पड़ जाते हैं और वो उस बेबी को वापस नहीं कर पाते और वो उस बच्चे को रखने का डिसाइड करते हैं। मैट अभी भी उस बच्चे को पूरी तरह अपना नहीं पाया था। वो फिर से उस कपल के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लग जाता है और इस बार उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें जॉन डो ने अपना स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि इस रूम ने ही मुझसे करवाया है, मतलब उन कपल्स को मरवाया है। मैट तुरंत ही उस मेंटल असाइलम का पता लगाता है और कुछ पैसे लेकर उससे मिलने चला जाता है। मेंटल असाइलम पहुंचकर मैट को पता चलता है कि
पिछले 45 सालों से जॉन डो से कोई मिलने नहीं आया है। मैट जॉन डो से मिलता है और पूछता है कि क्या वजह थी जो तुमने उन कपल्स को मार डाला। जॉन डो कहता है कि तुम्हें सलाह एक देता हूं मैं कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़कर चले जाओ, वरना तुम भी मारे जाओगे। यहाँ जॉन डो एक बड़ी ही गहरी बात बोलता है कि जिस इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं वो अपने लिए ही बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। ये सब सुनकर मैट वहां से निकल जाता है, रास्ते में अपनी कार में पेट्रोल डलवाता है और तब पैसे देने के लिए हाथ अपनी पॉकेट में डालता है तो टू हिज शॉक पैसे नहीं बस राख थी। पैसे राख में बदल चुके थे। ये देखकर मैट और भी ज्यादा कंफ्यूज और परेशान हो जाता है। मैट जल्दी से वापस घर जाता है और रूम से मांगे हुए पैसों को घर से बाहर फेंक कर देखता है और अगले ही पल वो सारे पैसे राख में बदल जाते हैं। अब मैट समझ चुका था कि रूम से मांगी हुई कोई भी चीज घर से बाहर नहीं ले जा सकते। मैट ये सारी बातें कैट को नहीं बताता और खुद ही इसके पीछे का रीजन जानने के लिए घर की दीवारों को पागलों की तरह तोड़ने लगता है। लेकिन बस मिलता है तो क्या, हर जगह तारों का गुच्छा, फ्लोर के नीचे, दीवारों के पीछे, हर जगह। अब सीन केट पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो बच्चा रो रहा होता है। उसे शांत करने के लिए केट उसे बाहर घुमाने ले जाती है, मगर मैट उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन केट उसकी एक भी नहीं सुनती और जैसे ही घर से बाहर कदम रखती है बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और दर्द से चिल्लाने लगता है। उसकी स्किन रेड पड़ने लगती है। निराश मैट दरवाजे के अंदर खड़ा हुआ सब कुछ सुन रहा होता है और देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद बच्चे की रोने की आवाज तो बंद हो जाती है, लेकिन कैट जोर जोर से चिल्ला रही होती है। मैट दोनों को अंदर लाता है और जो थोड़ी देर पहले एक छोटा सा बेबी था अब वो एक 8-9 साल का बच्चा बदल चुका है। केट बिल्कुल समझ नहीं पाती ये सब क्या हुआ। मैट उसे समझाता है कि ये रूम एक 3D प्रिंटर की तरह है जो बस एक शर्त पर चीजें बनाता है कि उसे घर से बाहर नहीं ले जा सकता, और अगर ले गए तो चीजों की उम्र इतनी तेजी से बढ़ेगी कि वो कुछ ही पलों में राख में बदल जाएगी। और क्योंकि ये बच्चा भी रूम से मांगी हुई चीज ही है तो इसके साथ भी वही होगा। फिर भी केट उस बच्चे को एक्सेप्ट कर लेती है और एक माँ की तरह उस बच्चे का ध्यान रखने लगती है। वो सारा दिन बस उसी के साथ ही रहती है, कभी उसके साथ खेलना, कभी उसे पढ़ाना। शेन, और उसका नाम वो शेन रखती है। शेन पूछता है कि मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता। इस पे केट बोलती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अब बाहर बहुत जर्म्स हैं, इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकते। शेन बाहर ना जाने की वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। मैट और केट का रिश्ता भी कुछ ठीक नहीं चल रहा था। दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे। केट हमेशा घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर रखती थी शेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। केट की बॉन्डिंग शेन से बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन मैट को अंदाजा था कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है। एक दिन रात को घर में घूमते वक्त शेन उस विश पूरी करने वाले रूम तक पहुंच जाता है। सीन सुबह पर शिफ्ट होता है। केट और मैट को रूम में एंटर करते हुए दिखाया जाता है और वो दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि शेन ने रूम में पूरा एक प्लेग्राउंड बना लिया है। उसके अंदर स्नो भी है और वो स्नो से खेल रहा है। केट उसे खुश देखकर बहुत खुश होती है, पर मैट शेन को हाथ पकड़कर उसे रूम से खींचकर बाहर ले जाता है और रूम का लॉक लगा देता है। केट के पूछने पर मैट बोलता है कि ये बच्चा अब इमेजिन करने लगा है। अगर उसने रूम के अंदर कोई डायनासोर या घूस को इमेजिन कर लिया तो क्या होगा। इसी बीच जॉन डो की कॉल आती है और फोन शेन उठाता है। मैट जल्दी से उसे फोन ले लेता है। शेन की आवाज सुनकर जॉन डो समझ जाता है कि उन्होंने ये बच्चा रूम से ही मांगा है। मैट जॉन डो से पूछता है कि कैसे बिना एजेंट प्रोसेस के रूम से मांगी हुई चीज को रूम से बाहर ले जाया जा सकता है, और यहाँ हमें पता चलता है कि असल में जॉन डो है कौन। जॉन डो मैट से बोलता है कि जिस तरह इंसान को मुक्ति मिलने के लिए भगवान को मरना पड़ता है, उसी तरह उस रूम से मांगी हुई चीज भी असल दुनिया में तभी जाई जा सकती है तब उसका भगवान यानी उसे विश करने वाला
सेक्रीफाइस हो जाए, यानी तुम्हारी वाइफ अगर मर जाए तो ये बच्चा जी सकता है। अब जॉन अपनी सच्चाई बताता है कि वो भी शेन की तरह ही रूम से मांगा हुआ एक बच्चा था। उसकी मदर यानी उसकी क्रिएटर चाहती थी कि वो जिए, इसलिए उसने पहले अपने हस्बैंड को मारा और फिर उसे मजबूर किया कि वो उन्हें भी मार डाले, और उसे वैसा ही करना पड़ा। ये सारी बातें केट दूसरे फोन से सुन लेती है और केट गुस्से, कंफ्यूजन और दुख के कारण घर से निकल जाती है। शाम तक भी घर वापस न लौटने की वजह से शेन मैट से अपनी मदर के बारे में पूछता है। मैट की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर शेन बोलता है कि सिर्फ मॉम को ही मेरी फिक्र है, आपको नहीं, क्योंकि आप मेरे डैड नहीं हो। इस पर मैट चिढ़कर बोलता है कि तुम्हारे रियल मॉम डैड कोई है ही नहीं, तुम उस रूम से मांगी हुई बस एक चीज हो, और जैसे ही तुम्हें घर से बाहर ले जाया जाएगा तुम्हारी उम्र इतनी तेजी से बढ़ेगी और तुम एक राख में बदल जाओगे। शेन इन बातों को नहीं मानता तो मैट उसे खींचकर दरवाजे के पास ले आता है और शेन से बोलता है कि एक बात सोचो, क्या तुम्हारे पास 3 महीने पहले की कोई यादें हैं? नहीं ना, क्योंकि तुम एक चीज हो, एक असली इंसान हो ही नहीं, तुम इस रूम से मांगी हुई बस एक वस्तु हो। ये सब सुन के शेन काफी डर जाता है, आखिर था तो वो एक बच्चा ही, और रोने लगता है। मैट उसे संभालता है और दोनों स्टोरी पढ़ते हुए सो जाते हैं। रात को जब केट वापस आती है और देखती है पहली बार दोनों बिल्कुल एक फादर और सन की तरह सो रहे हैं, तो वो बहुत खुश होती है। केट को सही सलामत देखकर मैट भी काफी खुश होता है और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। वो दोनों फिजिकली इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन ये सब बाहर से शेन देख रहा होता है और इस सीन को देखकर शेन के मन में भी फीलिंग्स आ जाती हैं। अब शुरू होता है मूवी का क्लाइमैक्स। सुबह जब केट और मैट उठते हैं तो देखते हैं शेन अब 60 साल का बच्चा नहीं रहा, बल्कि उसने घर के बाहर जाके अपनी एज बढ़ा ली है और अब वो एक अडल्ट बन चुका है। शेन मैट को शूट करने के लिए गन पॉइंट करता है, तभी मैट और शेन में हाथापाई शुरू हो जाती है और इन सब के बीच केट बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और केट होश में आती है। वो अपने सामने मैट को बैठा हुआ देखती है और सबसे पहले उसे शेन के बारे में पूछती है। मैट बताता है कि उसे हाथापाई में शेन को गोली लग गई और वो मर गया, और मैं उसकी बॉडी को बाहर ले गया जिससे उसकी बॉडी राख में कन्वर्ट हो गई। केट ये सब सुनकर काफी दुखी होती है, आखिर होती तो वो एक माँ है ना। सीन दूसरे मैट पर शिफ्ट होता है जो बेहोशी से जागता है और केट को ढूंढने लगता है। घर की लाइट्स फ्लिकर हो रही थी और रूम का गेट भी लॉक्ड था। केट ढूंढने पर भी नहीं मिलती और मैट दीवार तोड़ने की कोशिश करता है और वो एक होल बनाने में भी कामयाब हो जाता है और उस जंगल में पहुंच जाता है जो रूम के अंदर शेन ने बनाया था। वहां मैट देखता है कि शेन ने बिल्कुल वैसा ही घर जंगल के अंदर भी बना दिया है। सीन शिफ्ट होता है और केट और मैट डाइनिंग टेबल में बैठे होते हैं। केट बोलती है कि अब वो यहाँ नहीं रहना चाहती। मैट कहता है कि इस घर में सब कुछ तो है, हमें यहीं रहना चाहिए, और केट के करीब आने की कोशिश करने लगता है और उसे जबरदस्ती करने लगता है। केट ये जान जाती है कि ये असली मैट नहीं है। शेन जो कि नकली मैट बना हुआ था, केट को रेप कर देता है। दूसरी तरफ मैट घर के अंदर आ जाता है और केट को ढूंढने लगता है। अब दोनों मैट केट के सामने आ जाते हैं और दोनों मैट में से केट को असली पहचानना था, जो कि वो पहचान भी लेती है और शेन को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। केट और मैट भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेन रूम की पावर से घर को एक भूल भुलैया जैसा बना देता है, जिससे वो दोनों बाहर नहीं निकल पा रहे थे। शेन को चकमा देने के लिए वो दोनों अपने क्लोन्स बनाते हैं रूम की हेल्प से और किसी तरह खुद घर से बाहर निकल जाते हैं। शेन क्लोन वाले मैट को मार देता है और असली मैट और केट को घर से बाहर भागते हुए देख लेता है। वो तीनों रूम से होते हुए असली घर में पहुंच जाते हैं, जहां मैट शेन को पकड़ के गेट से बाहर खींच लेता है और केट दरवाजा बंद कर लेती है। शेन बाहर बुढ़ा होके मर जाता है और राख बन जाता है। अब सीन 1 मंथ बाद शिफ्ट होता है।
केट और मेड एक होटल में स्टे कर रहे होते हैं। अगले सीन में केट का फेस एकदम शॉक्ड दिखाया जाता है। उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और रूम की लाइट्स फ्लिकर करती है। अब मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, हम आपसे मिलते हैं अगली धमाकेदार मूवी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इट्स ए रिक्वेस्ट, प्लीज।